हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्कस कर रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर, तो उसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो हम फर्दर अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो कुछ ही इसमें जो है चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली लेड to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnified image of biological molecules and other type of material. If the velocity of the electron in this microscope is इतना, calculate the de Broglie wavelength associated with this electron। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 57, 58 एंड 59 एंड 60 जो ये 4 क्वेश्चन जो हैं, 4 क्वेश्चन जो है, ये सभी जो क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन पे, डी ब्रोगली पे बेस्ड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली की अगर मैं बात करूं, डी ब्रोए, देखिए तो इस डी ब्रोए जो वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, और पी को हम क्या बोल सकते हैं, एच बाई एम वी। तो ये जो है हमारा डी ब्रोगली ने जो है हमने ये वेवलेंथ दी थी, जिसका जो है क्या था फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 57 की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें जो है हमें वेलोसिटी जो है हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन की इन दिस माइक्रोस्कोप 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही जो है इसमें जो है हमें कैलकुलेट करनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखिए आपको जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, ऐसी जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है आपको पता है कितनी होती है, और जो है वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की हमें गिवन है। तो आपको जो है देखिए एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। और वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जो है हमें क्वेश्चन में गिवन ही है। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो आप जो है यहाँ वैल्यू पुट करके जो है ईजिली जो है वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 58 में भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा है, एक बार ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें क्या पूछा है, सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ द वेवलेंथ यूज्ड इज इतना, कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। देखिए इसमें जो है न्यूट्रॉन की बतानी है हमें जो है इसमें न्यूट्रॉन की बतानी है। देखिए ये यहाँ से आप इजीली जो है वेवलेंथ निकाल सकते हो। देखिए 58 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो फॉर्मूला जो क्या होता है, एच अपॉन में एम वी। हमें जो है वेवलेंथ जो है हमें गिवन है, वेवलेंथ जो है हमें उस पार्टिकल की गिवन है जो कि क्या है, न्यूट्रॉन है, उसकी हमें गिवन है जो कि कितनी है, लैम्डा की वैल्यू कितना है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है 800 पिकोमीटर। और जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन का पूछा है हमसे। तो वो कितना होता है 1.675 × 10⁻27 kg। और आपको यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है, तो आप इजीली जो है वेलोसिटी जो है आप तो है उस वेवलेंथ जो उसकी जो है वेलोसिटी जो है न्यूट्रॉन की जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो उस वेवलेंथ के जो है एसोसिएटेड होगी। तो इजीली जो है यहाँ से वेलोसिटी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर अगर मैं 59 की बात करूँ, वो भी डी ब्रोगली पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा गया है, एक बार उसे देख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूँ, इसमें क्या पूछा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज इतना, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। इसमें जो है हमें वेवलेंथ बतानी है। देखिए डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। क्वेश्चन नंबर 59 इसमें जो है हमें क्या वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी तरह है 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और हमें मास किसके लिए पूछी है हमसे, हमें जो है इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता ही है 9.1 × 10⁻31 kg।
और यहाँ जो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। तो आप इजीली जो है उसकी जो है वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 60 की बात करूँ, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास इतना kg इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। देखिए इसमें जो हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में जो हमें दिया गया है भी कोई प्रोटॉन है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और उस पर जो है वेलोसिटी उसकी जो है उस प्रोटॉन की इतनी दे रखी है। और अगर एक हॉकी बॉल जो है उसकी मास इतना है और वो सेम वेलोसिटी, मतलब जो प्रोटॉन की वेलोसिटी थी वही इस जो हॉकी की बॉल है उसकी भी वही वेलोसिटी लेनी है, हमें कंसीडर करनी है। देखिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और मैं अगर मास की बात करूं, मास ऑफ हॉकी बॉल वो कितना है 0.1 kg। तो अब जो है हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोय, इसको जो है डी ब्रोय बोलते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। देखिए अगर हम हॉकी बॉल की बात करें, हॉकी बॉल का जो मास जो हमें दे रखा है कितना है 0.1 kg, और हमें जो है जो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है हमें वही कंसीडर करनी है इसके लिए। तो हमें एक क्वेश्चन में गिवन है, तो वेलोसिटी जो है हमें किसकी लेनी है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो है आपको जो है वैल्यू पता ही है, ये क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो यहाँ से जो आप इजीली जो है वेवलेंथ जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वेवलेंथ जो है इजीली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 61 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछेगा एक बार उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। देखिए जो पोजीशन में जो हमें जो है एक्यूरेसी हमें दे रखी है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो हमें गिवन है वो एक तरीके से क्या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखा है, जो कि वैल्यू क्या है 0.002 नैनोमीटर, जो कि हमारी अनसर्टेनिटी किस में है पोजीशन के अंदर। और ये क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है एक इक्वेशन दी थी, वो क्या था डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h/4π, ये होता था लैम्डा h/4π। तो यहाँ से जो है हमें डेल एक्स की जो हमें वैल्यू पता, वो हमें जो गिवन है डेल एक्स की, और यहाँ h हमें पता है, पाई पता है, 4 पता है। तो इजीली जो हम क्या डेल पी जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी h/4π इंटू डेल एक्स कितना 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और यहाँ जो है h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे, और यहाँ जो है ये वैल्यू हमें गिवन ही है। तो यहाँ से जो है डेल पी जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्स 2.637 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना। तो हमारी जो है डेल पी की वैल्यू ये आती है। अब जो हमें जो गिवन डाटा जो हमें दे रखा है उसमें क्या रखा है, सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना। देखिए जो एक्चुअल मोमेंटम की जो बात है वो हमें गिवन दे रखी है। देखिए जो एक्चुअल हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम के लिए जो है कितना दे रखा है, ये है h/4πm इंटू 0.05 नैनोमीटर। तो यहाँ से जो है आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे h/4π इंटू में 0.05 इंटू 10⁻⁹ मीटर। देखिए आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू पता है
और यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 इजीली रखेंगे। तो यहाँ से जो है वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा एक्चुअल मोमेंटम जो आता है, एक्चुअल मोमेंटम जो आता है वो अप्रोक्स आता है आपका 0.1055 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए ये एक्चुअल मोमेंटम है और ये जो है डेल पी जो है हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी। और अगर मैं बात करूँ, देखिए 10⁻⁻23 और 10⁻⁻23 ये भी कॉमन है, तो ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा आ रही है। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है, जो अनसर्टेनिटी जो है डेल पी की वैल्यू जो है एक्चुअल मोमेंटम से ज़्यादा आ रही है, जो कि क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अनसर्टेनिटी जो है क्या कम होगी भाई, अनसर्टेनिटी जो है कभी भी एक्चुअल जो मोमेंटम है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ की अनसर्टेनिटी जो होती है वो एक्चुअल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए इसमें क्या पूछा है, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो। देखिए जो क्वांटम नंबर जो है मैंने पहले से जो है बोर्ड पे लिख रखे हैं, तो इसमें जो है क्या पूछा है, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इंक्रीजिंग एनर्जी इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैज़ एंड हैव द सेम एनर्जी लिस्ट। देखिए हमें जो है इन्हें जो है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है इनको जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में मैंने जो है एन की वैल्यू और यहाँ एल की एंड एम एल की और यहाँ एम एस की, चारों जो क्वांटम नंबर की जो है वैल्यू मैंने लिख रखी है बोर्ड पर। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखिए एन जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, तो ये क्या किसको बता रहा है, एनर्जी को कोरस्पॉन्ड करता है, तो ये जो हो गई। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4, और एल के लिए 2 किसकी वैल्यू होती है, डी के लिए, तो 4d हो गया। और अगर मैं ऐसे ही बी की अगर मैं बात करूँ, बी 3d, सी 4p, डी, ई एंड एफ। देखिए अगर मैं बात करूँ डी की तो 3p हो जाएगा, और ऐसे ही डी हो जाएगा 3d, एंड ई की अगर मैं बात करूँ तो ये 3p हो जाएगा, और 4p। तो इनको जो है हमें, इन सब सेल को जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है लगाना है। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए जो हम क्या पढ़ते हैं, जब एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी होती है तो हम जो है n+l की वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। अगर n+l की वैल्यू जो है जितनी छोटी होगी उतनी जो है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर किसी सब सेल के लिए जो है n की वैल्यू अगर हमारी सेम आ रही है, n+l की वैल्यू अगर सेम आएगी तो उसके बाद जो है हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें जो है n की वैल्यू पे जाना पड़ेगा। जिसकी जो है n की वैल्यू कम होगी उस सब सेल के लिए उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देखिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ, अगर हम n की बात करें, देखिए ये 3 है, ये 3 एंड ये 3, तो ये तो हमें डेफिनेटली ये पता है कि जो n की वैल्यू जो 3 होगी उनकी जो एनर्जी जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू 4 के। तो हमने क्या पता करा कि B एंड D एंड E इनकी जो वैल्यू जो है हमेशा जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू A, C एंड F से। तो ये तो हमें पता है क्योंकि इनके लिए n की वैल्यू क्या है 4 और इनके लिए n की वैल्यू क्या है 3। तो इसमें भी अगर हम बात करें, ये क्या है 3d और 3d ये तो सेम है, इन दोनों की एनर्जी जो होगी वो सेम ही होगी। तो B और D के लिए जो एनर्जी क्या होगी हमारी, B और D के लिए एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। B और D की एनर्जी सेम हो गई। और जो अगर 3d हो गया, और 3p की बात करूँ, देखिए एक है 3d और एक है 3p। तो इसमें अगर हम n+l की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3 प्लस l की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई 2, और ऐसे ही जो है 3 + 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 और इसकी 4। तो डेफिनेटली जो है जो D सब सेल है उसकी जो है वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 3p के। तो इस वजह से जो है तो इनकी जो वैल्यू जो है B और D की, B एंड D की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू E के। और ऐसे ही अगर मैं फर्दर बात करूँ 4D, 4p और 4p, देखिए 4p और 4p जो है इन दोनों की एनर्जी क्या होगी सेम, क्योंकि n+l की वैल्यू इनकी सेम है। और 4 + d, इसके लिए जो n+l की वैल्यू क्या है 4 + 2 = 6, और इसके लिए जो है वैल्यू है 4 + 1 =
5, तो इसके लिए 6 है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा जो किसका है, ए का। तो ऐसे ही जो है, और इन दोनों की अगर मैं बात करूं 4p एंड 4p, मतलब C और F की जो है वैल्यू जो है n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो C एंड F, C इज इक्वल टू F, तो ये जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये जो है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 63 की अगर मैं बात करूँ, देखिए 63, 64 एंड 65 क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन जो है जेड इफेक्टिव पे जो है बेस्ड है। तो जेड इफेक्टिव पे जो बेस्ड है, सबसे पहले हमें जेड इफेक्टिव एक बार हम समझ लेते हैं इन क्वेश्चन को करने से पहले। तो अगर मैं क्वेश्चन 3 की अगर 63 की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें जो है हमसे सबसे पहले हमें ये देखना है कि जेड इफेक्टिव जो है बोलते किसे। देखिए जेड इफेक्टिव वो होता है वो नेट पॉजिटिव चार्ज जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपीरियंस करता है। देखिए अगर मैं बोलूँ तो देखिए कोई न्यूक्लियस है, इसमें जो है ये क्या सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऐसे यहाँ प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही अंदर की साइड जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर प्रेजेंट है। वो पॉजिटिव चार्ज जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। देखिए अगर एक मैंने ये सेल ली और एक अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ तो उसमें 2 सेल हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब हम अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन की बात करूँ, देखिए अब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ज़्यादा फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जो है पॉजिटिव चार्ज जो है कम एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जब यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ से जाएगा तो जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, उसको जो है न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर जो प्रेजेंट है वो क्या है, कम जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज जो है कम एक्सपीरियंस कर पाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके केस में, इसमें जो है नंबर ऑफ सेल जो है कम प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें जो है ये क्या है n=1, n=2 और n=3 एंड n=4। देखिए n जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो n=4 में प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ n=1, n=2, देखिए जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो हमारा n=2, तो 2 जो है सेकंड ऑर्बिट में जो हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ कम प्रेजेंट है इनर ऑर्बिट में जो है, तो इस वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालने की बात करूँ तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखिए जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही कम जो है डिस्टेंस होगा। अगर मैं बात करूँ इससे कोरिलेट करने की बात करूँ, देखिए यहाँ डिस्टेंस कम है तो उतना ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ जो है डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है जो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रोकेंगे, तो उस पर क्या है एक्सपीरियंस कम कर पाएगा। तो इस वजह से जो है यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये जो है इन्वर्सल रिलेशन है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 63 की जिसमें हम बात कर रहे थे, तो हमें ये बताना है कि कोई ब्रोमीन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 35, और उसमें जो है हमारे सब सेल जो प्रेजेंट है 2p प्रेजेंट है, 3p प्रेजेंट है और 5p प्रेजेंट है। देखिए 2p में जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 3p में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ 4p में जो है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए सबसे लोवेस्ट जेड इफेक्टिव किसका होगा, देखिए जेड इफेक्टिव सबसे कम की बात करूँ, सबसे कम उसका ही होगा जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हमें डिस्टेंस देखना है कि इन तीनों में से डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा। देखिए डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो है n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू यहाँ 3 है और n की वैल्यू 4 है। देखिए अगर मैं बात करूँ ये जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ब्रोमीन का है, यहाँ अगर मैं बात करूँ ये n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो यहाँ जो है कोई 4p जो है प्रेजेंट है, यहाँ 3p, यहाँ 2p और यहाँ 2s प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली।
तो यहाँ जो है देखिए, ये जो है डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज जो 2p में एक्सपीरियंस करेगा सबसे ज़्यादा 2p में, उससे कम जो है फिर 3p में, और सबसे कम क्या 4p में जो एक्सपीरियंस करेगा। तो इस वजह से लोवेस्ट जो हमारा जो 4p सबसेल जो है सबसे जो है कम एक्सपीरियंस करेगा जेड इफेक्टिव 4p, जेड इफेक्टिव लेस एक्सपीरियंस। ओके, ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन नंबर 64 को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूँ, इसमें क्या पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल्स विल एक्सपीरियंसेस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 64 की, तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो इसमें जो है एक में पूछ 2s एंड 3s में से बताना है, ऐसे ही 4d एंड 4f में से बताना है, एंड 3d एंड 3p। देखिए, इनमें से हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है जेड इफेक्टिव किसका होगा हर एक पार्ट में। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए जैसे कि हमने अभी यहाँ कंक्लूजन निकाला था कि जेड इफेक्टिव जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। देखिए, अगर मैं बात करूँ 2s और 3s में से, तो जो कौन सी जो है ऑर्बिटल जो है सबसे पास है, सबसे पास जो ऑर्बिटल कौन सा है, 2s है। तो 2s है, तो यही जो है सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव जो है एक्सपीरियंस करेगा। और ऐसे ही जो है अगर मैं 4d और 4s की बात करूं, तो यहाँ से जो अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो 4d, तो n प्लस l की अगर मैं वैल्यू जो है अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 4 प्लस d के लिए 2 और 4 प्लस f के लिए 3, तो इजिकल टू 6 एंड 7। तो 4d के लिए 6 वैल्यू आई है n प्लस l की, और 4f के लिए 7 वैल्यू आई है, जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू जो है सबसे कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जिस ऑर्बिटल की जो है एनर्जी सबसे कम होगी, वही जो है जो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही क्या है सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव जो है एक्सपीरियंस करेगा। तो इस वजह से जो है 4d जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो है जेड इफेक्टिव जो है एक्सपीरियंस करेगा। और ऐसे ही अगर मैं सी पार्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या है 3d एंड 3p। देखिए, यहाँ से इसी तरीके से अगर हम करें n प्लस l की वैल्यू जो है कैलकुलेट करें, तो 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, और ऐसी 3 प्लस p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से 4 वैल्यू हो गई, यहाँ से 5 आ गई, तो n प्लस l की वैल्यू जो है यहाँ 5 आई है और यहाँ 4 आई है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपको देखना है कि 3d जो है तो जिसकी वैल्यू सबसे कम, तो उसकी एनर्जी उतनी कम, तो उस ऑर्बिटल में जो है एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन की जो है कम होगी एनर्जी, और जितनी एनर्जी कम होगी जेड इफेक्टिव क्या है उतना ही जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो इस वजह से जो है 3p जो है ज़्यादा जो है लार्ज इफेक्टिव जो है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा। ओके, ऐसे ही जो है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, विच इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए, हमें जो है एल्यूमिनियम, एक जो हमारा एल्यूमिनियम है और एक सिलिकॉन है, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, स्कूल 2 2 3 4 3, तो एल्यूमिनियम 30, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, और सिलिकॉन का कितना होता है 14। ऐसे ही जो है अगर मैं 13 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ, तो 6 2 1 10 एंड 13। ठीक, और इसमें जो है 2 2 2 सॉरी 6 2 2। तो इसमें जो है हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो हमें बताना है विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए, हमें जो है ये बताना है कि कौन सा जो है एलिमेंट जो है, कौन सा जो एलिमेंट है वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा। देखिए, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो इसमें क्या है
13 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 13 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो कितने हैं, 13 है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 14। और जो हमारा जो है कि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से जो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ज़्यादा होंगे उतना ही जो है उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या, जेड इफेक्टिव भी उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, और जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है वही जो है, देखिए सेल जो है हमारी वो तो सेम ही है, यहाँ भी थ्री और यहाँ 3। तो देखिए जो हमारी n की वैल्यू है दोनों के लिए क्या है, 3p है। तो इसका मतलब क्या है, सेम ही सेल में जो है हमारे p सब सेल में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसका जो है जो इफेक्ट जो पड़ेगा, अगर मैं एल्यूमिनियम की भी बात करूँ तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियर चार्ज, और इसमें जो है कम एक्सपीरियंस करेगा। तो SI में जो है जो जेड इफेक्टिव जो है हमारा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव इन एल्यूमिनियम। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 66 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 66 की बात करूं, इसमें क्या पूछा है, इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन, क्रिप्टन। देखिए इसमें जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं 66 में। हमें जो बताने हैं फॉस्फोरस में, सिलिकॉन में, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करी जाए तो जो क्रिप्टन होता है, देखिए सबसे पहले क्रिप्टन को देखते हैं। क्रिप्टन जो होता है एक क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसमें जो है सभी जो सब सेल हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन जो है सभी सब सेल में जो है फिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो n की वैल्यू 0 होगी, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ 0 होंगे। अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं आयरन की बात करूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो वो होती है 4s2 3d6, जो कि 3d6 है। तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ 4। तो नंबर अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए एक बार तो 1 2 3 4 5 यहाँ 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू यहाँ 4 हो गई। ऐसे ही अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है 4s2 3d4। लेकिन इसकी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ, जो कि ये जो है 3d है, हाफ फील्ड है, और अगर मैं ये पार्शियली फील्ड है, अगर मैं यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइट करवा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि इसी कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा एग्जिस्ट करता है। जो कि इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 6 हो जाएगी। और ऐसे ही जो है अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन जैसे आपने देखा है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, जो कि लास्ट में जो है p में कितने परसेंट होते हैं, 5% होते हैं p सब सेल में, 3p में। और ऐसे ही जो है सिलिकॉन में जो है 3p 4% होते हैं। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जो है n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और यहाँ जो है n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ होगी 2। तो इसी तरीके से जो हमें ये करना था कि कितनी जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा है, एक बार देख लेते हैं। ए पार्ट में जो पूछा है हाउ मैनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4, एंड बी पार्ट में पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -12 फॉर n इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले हमें जो है सबसेल बतानी है उसमें। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूँ, ये जो है इस चैप्टर को जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर n इक्वल टू 4 के लिए हमें सबसेल बतानी है, अगर सबसेल बतानी है तो इसका मतलब क्या है, हमें L कैलकुलेट करना है, जो कि L का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू 0 to n-1, 0 to n-1, और हमें 0 to n की वैल्यू हमें पता है 4-1, 0 2 3, 0 1 2 3। तो हमारी L की जो वैल्यू है, 4 पॉसिबल वैल्यू आई है हमारी L की। जो L की वैल्यू जब 0 होती है तो वो किसको डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है S सब सेल को, और 1p को,
डी एंड इसी तरीके से ये एफ को। तो हमारे पास जो है ये क्या है, 4 सब सेल आई हैं, 4 सब सेल प्रेजेंट इन द एन इज इक्वल टू 4 वैल्यू जब होगी। अगर मैं एस की बात करूँ तो एस में जो है एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर मैं पी सब सेल की बात करूँ तो इसमें क्या 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर मैं डी की बात करूँ तो इसमें जो है 5 ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड इसी तरीके से एफ में जो है 7 ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होते हैं, 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। हमें जो है जो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है जब हमारी एम एस की वैल्यू -12 होगी तो हम n इक्वल टू 4 में जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है हम फिल कर सकते हैं। अगर एम एस की वैल्यू -12 है, -12 का मतलब क्या होता है, एंटी जो स्पिन जो होती है हमारी वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक कह लो या आप जो है स्पिन डाउन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से तो हम कितने जो है इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखिए जब हमारी n की वैल्यू जो है 4 होगी और अगर हम ms की वैल्यू जो है -12 रखें तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है -12 वैल्यू जो है कंसीडर करते हुए जो है हम 16 इलेक्ट्रॉन जो है हम इन ऑर्बिटल्स में जो है हम फिल कर सकते हैं। तो n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ जाएंगे 16। तो यहाँ जो है एक चैप्टर जो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक जो है मैंने सभी क्वेश्चन जो है करा दिए हैं आपको। तो होपफुली आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से आ गए होंगे और जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो होपफुली आप जो है सभी एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले जो है आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है आप फिर क्वेश्चन लगाइए, एक एक क्वेश्चन लगाइए, जहाँ भी डाउट आ रहा है वहाँ देखिए, आप वीडियो देखिए रोक के, वहाँ एक एक कंसेप्ट को आप समझिए अच्छे से। तो वहाँ जो है आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई अगर डाउट आ रहा है तो आप जो है कमेंट करिए उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो हो फिर तो यहीं जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब चैप्टर जो है 3rd जो है चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली ऑल द बेस्ट, गुड लक।